नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी क्लोज पर। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि अमेरिका वाकई के अंदर दुनिया के अंदर शांति कायम करने के लिए इतना प्रयास कर रहा है, इतनी एफर्ट्स कर रहा है? तो आपका सोचना गलत है। अमेरिका उन देशों के अंदर से है जो कि ये चाहता है कि विश्व की व्यवस्थाएं जो है, वर्ल्ड इकोनॉमी या वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है वो हमेशा इम्बैलेंस की कंडीशन में रहे, तब जाकर अमेरिका को एक रिकॉग्निशन जो है वो मिल पाएगा। कहते हैं कि अगर आप रेस में आगे निकलने की हिम्मत नहीं रखते हैं तो जो रेस में आपके बराबर दौड़ रहा है उसको पीछे कर दीजिए, तो देखने वाले को ये लगेगा कि आप वाकई के अंदर उस रेस को जीत रहे हैं। अमेरिका ये चाहता है कि ये युद्ध हो और युद्ध के अंदर वो पार्टिसिपेट ना करे, वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो डाइल्यूट हो, इम्बैलेंस की कंडीशन में आए, लेकिन यूएसए जो है वो अपनी इकोनॉमी को बचाए रखे। यूएसए और रशिया ये चाहते हैं कि पूरा विश्व जो है वो आपस में झगड़ पड़े और पूरे विश्व के अंदर केवल दो पोलर बच जाएं, एक तो है रशिया और दूसरा है यूएसए, क्योंकि विश्व को लीड करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। इसलिए नेता बनने के लिए ये चाहिए कि जनता को बेवकूफ़ बनाया जाए, और ये बेवकूफ़ बनने वाली जनता कौन सी है? यह है मिडिल ईस्ट की, यह है इंडिया, यह है पाकिस्तान, यह है बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। ऐसे कंट्रीज हैं जो जनता को केवल चुप कराया जाए और वाकई में जो लीड करने वाले लोग हैं वो बेहतरीन तरीके से लीड करते रहे। आपको क्या लगता है कि जब इजराइल ने हमास के ऊपर अटैक किया था और हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था, तो क्या इजराइल को यूएसए ने कई सारे वादे नहीं किए थे कि हम आपका साथ निभाएंगे? चलिए छोड़िए, रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर हुआ था तो यूक्रेन को कई सारे सांत्वनाएं दी गई थी कि आप एक बार लड़ो तो सही रशिया के साथ में, नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ में हैं। लेकिन जैसे ही साथ देने की बारी आती है तो यूएसए पीछे खिसक जाता है, क्योंकि यूएसए ने क्या किया कि यूक्रेन और रशिया को लड़ा दिया है। अब वो दोनों आपस में अपनी एक दूसरे की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। यहां पर इजराइल और हमास के बीच में जो है वो इन्होंने अब एक दूसरे को लड़ा दिया है। ईरान बीच में अब इंटरप्ट कर रहा है, वो भी लड़ाई के अंदर कूद पड़ा है। इसके साथ में सीरिया है, जॉर्डन है, टर्की है, ब्रिटेन ने भी अपने शिप भेजना शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये तमाशा देखने वाला कौन है? वो है यूएसए। क्या आपको लगता है कि यूएसए साथ देगा? तो आपकी जानकारी लिए बता दूं कि यूएसए ने हाल ही में, मतलब जो बाइडेन ने हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू को कॉल करके ये बताया कि भैया अगर ईरान आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो आप अटैक मत कीजिएगा, आप वहां पर रिटेलिएट मत कीजिएगा, उसकी कोई भी जो है जवाबी कार्रवाई मत कीजिएगा। अगर आपने की तो हम आपका साथ नहीं देंगे। चलिए जानते हैं आगे लेक्चर के अंदर कि क्या वाकई में यूएसए का रियल जो है वो फेस क्या है, और अगर ये ईरान और इजराइल के बीच में अगर युद्ध छिड़ता है तो इस युद्ध के अंदर कौन जीत सकता है, इंडिया का क्या स्टैंड है, वो भी हम लोग जानेंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको अटैक्स की कुछ तस्वीरें जो है वो दिखा देता हूं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि अटैक्स के कारण कई सारे जो निर्माण कार्य है वो ध्वस्त हुए हैं। लेकिन ये जो मिसाइल आप लोग देख रहे हैं इसके अंदर कई सारे ड्रोन्स हैं। तो ईरान का जो हिजबुल्ला है उसके द्वारा लगभग 183-185 के आसपास ड्रोन अटैक हुए हैं और भी हो रहे हैं। लेकिन इजराइल जो है वो आयरन डोम की मदद से उनको रोक भी रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि युद्ध की कुछ तस्वीरें यहां पर हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि कुछ अटैक्स हो रहे हैं, और अटैक के अंदर जो आयरन डोम है वो बेसिकली क्या कर रहा है, इजराइल को बचा रहा है। तो इजराइल को बचाने के लिए इजराइल के पास में एक जबरदस्त हथियार है और वो है आयरन डोम। आयरन डोम से वो अपनी रक्षा जो है वो कर रहा है। आप लोग यहां पर अटैक्स जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। आपको कूपन कोड यूज करना है चैलेंज, जिसकी मदद से आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस में ये अवेलेबल हो जाएगा। 75 डेज का हार्ड चैलेंज तो स्टूडेंट्स ने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन फिर भी वो उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने डिसाइड किया है कि 101वें दिन से आपको वापस से चैलेंज के अंदर जोड़ा जाएगा और कुछ शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को वो कारवा जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। चलिए सबसे पहले न्यूज़पेपर्स की खबर हम लोग देख लेते हैं कि आखिरकार खबर जो है वो क्या है। इजराइल और ईरान के बीच में क्राइसिस चल रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू सेज रेडी टू रेस्पॉन्ड, मतलब बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कह दिया है कि इजराइल और इजराइल की सेना जो है वो अटैक करने के लिए तैयार रहे। यूएस मूव्स ट्रूप्स टू मिडिल ईस्ट एंड मोर, यानी कि यूएस के जो ट्रूप्स हैं, यूएस के जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो मिडिल ईस्ट के अंदर पहुंचने वाले हैं। खास तौर पर मेडिटेरियन सी के अंदर वो पहुंच चुके हैं और अमेरिका ये कह रहा है कि भाई तुम अटैक मत करो, हम करेंगे अटैक।
यहां पर इजराइल की तरफ से भी स्टेटमेंट जारी होता है और वो कह रहे हैं कि ईरान फायर्स 400 to 500 ड्रोन, मतलब ईरान ने इजराइल के ऊपर लगभग 500 ड्रोन जो है वो दाग दिए हैं। और अब बेसिकली ये कहा है कि जो इजराइल की जो जनता है वो उस चीज के लिए तैयार रहे। ईरान रिटेलिएट स्ट्राइक्स ऑन इजराइल रेज ग्लोबल कंसर्न। बेसिकली इजराइल जो है वो ग्लोबल कंसर्न को रेज कर रहा है कि भाई ये जो ईरान अटैक कर रहा है इसका यहां पर बीच में इंटरप्ट करने का कोई भी जो है तुक नहीं है। अगर तुम लोग वर्ल्ड वॉर चाहते हो तो हम जो है उसको शुरू करने के लिए तैयार हैं। चलिए इंडिया के सब्सटेंस के ऊपर हम लोग आते हैं कि इंडिया वाकई में क्या है। इंडिया अभी जो है वो नॉन अलाइन बना हुआ है, वो चाहता है कि ये युद्ध जो है वो रुक जाए और इस युद्ध से दूरी बनाई जाए। तो इंडिया बेसिकली चाहता क्यों है? देखिए, इंडिया इजराइल और ईरान के साथ में लगभग 2.25 लाख करोड़ का जो है वो व्यापार करता है। पहली बात तो ये है। अगर हम लोग इंडिया और ईरान के बीच में देखें तो इंडिया और ईरान जो है इसके बीच में जो प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स हैं, इनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। इंडिया से ईरान के अंदर शुगर, टी एंड कॉफी जो है वो पहुंचता है और हमारा जो एक्सपोर्ट है ईरान के अंदर वो लगभग 15,000 करोड़ का है। जबकि ईरान से इंडिया के अंदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नट्स पहुंचते हैं और उनकी वैल्यू जो है वो 5,500 करोड़ जो है ये है। मतलब हमारा जो एक्सपोर्ट है ईरान के अंदर वो ज्यादा है। तो हम लोग कहीं पर भी फिजिकल डेफिसिट के अंदर नहीं है, हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है ईरान के अंदर। अगर बात करें हम लोग दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की कि ईरान और इजराइल जो है वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो भारत का एक नॉन अलाइंड सब्सटेंस रखना जरूरी क्यों है? उसके पीछे रीजन ये है कि अगर हम लोग ईरान के अंदर देखें तो ईरान के अंदर लगभग 4,000 भारतीय जो है वो रहते हैं। जबकि इजराइल की अगर हम लोग बात करें तो इजराइल के अंदर हम लोग 20,000 जो भारतीय हैं वो वहां पर गए हैं और भी जा रहे हैं इजराइल के अंदर। तो भारत को तो ईरान के अंदर जो भारतीय रह रहे हैं उनको भी बचाना जरूरी है और जो इजराइल के अंदर रह रहे हैं उनको भी बचाना जरूरी है। इसलिए इंडिया जो है वो नॉन अलाइन कंट्री बनना उसके लिए जरूरी है। कई बार कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो कोई अपना स्टैंड नहीं ले रहा है। स्टैंड नहीं लेने का कारण यही है कि भारत जो है वो अपने भारतीयों की रक्षा करने के लिए यहां पर तत्पर है। ठीक है, इजराइल अटैक बाय ईरान, इंडिया कॉज फॉर रेजिडेंट इश्यूज स्टेटमेंट। मतलब भारत ये चाहता है कि कहीं ना कहीं ये जो इश्यू हैं वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाए, अपनी जगह सेटल हो जाए। यहां पर आप लोग देखिए कि इजरायली मिलिट्री, मतलब अगर हम लोग बात करें कि आखिरकार ईरान ने जो है वो इजराइल के ऊपर अटैक किया क्यों है, वो बीच में युद्ध में कूद क्यों पड़ा, इसका सबसे बड़ा कारण है कि सीरिया जो है, सीरिया के अंदर 1 अप्रैल के दिन, सीरिया के अंदर 1 अप्रैल के दिन जो ईरान के सैनिक तैनात थे वहां पर, ईरान का एक बेस था, उसके ऊपर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की थी जिसके अंदर लगभग 13 जो सैनिक हैं, ऑफिसर जो थे वो ईरान के मारे गए थे। उसके बाद में उसी एयर स्ट्राइक का बदला लेने के लिए अब ईरान जो है वो इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा है। ये इसका रूट कॉज है। तो अब ईरान ये कह रहा है कि भाई इजराइल ने हमारे ऊपर अटैक किया, हम जो है वो इजराइल के ऊपर अटैक कर चुके हैं, अब मामले को शांत करते हैं। लेकिन इजराइल जो है वो अब मामले को शांत करने के लिए तैयार नहीं है। यहां पर मैप में आप लोग देखिए कि यह है सीरिया, जो कि ईरान और इजराइल दोनों के लिए युद्ध क्षेत्र जो है वो बना हुआ है। तो ईरान जो है वो भी सीरिया के अंदर है और यहां पर इजराइल जो है वो भी सीरिया के अंदर है। अच्छा, यहां पर ये जो इजराइल है इसका नदर्न पॉइंट यहां पर है, वो है गोलन हाइट्स। तो गोलन हाइट जो है यहां पर रशिया की मिलिट्री ऑलरेडी तैनात है। मतलब हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसा देश जिसकी मिलिट्री गोलन हाइट्स के अंदर क्या कर रही है, यहां तक कि उन्होंने अपना फ्लैग जो है उसको भी यहां पर जो है वो लगा दिया है। मतलब अपनी मौजूदगी जो है वो यहां पर दर्शाई है कि रशिया जो है वो यहां पर पहुंच चुका है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि रशिया वाकई में ये चाहता है कि मिडिल ईस्ट के अंदर कहीं ना कहीं जो है वो इम्बैलेंस की कंडीशंस बनी रहे और इससे इजराइल और किसको फायदा हो, यूएसए को फायदा हो। क्या आप लोग को लगता है कि यूएसए मदद करेगा इजराइल की? नहीं करेगा। वो चाहता है कि जो इजराइल कल को यूएसए के ऊपर हावी हो सकता था उसको अब कम किया जाए। मान लीजिए 2 लोग हैं, कंपनी के अंदर पार्टनरशिप के अंदर हैं, एक व्यक्ति की बहुत ज्यादा चलती है, वो दूसरे की सुनता नहीं है क्योंकि उसकी इकोनॉमी अच्छी है। अब दूसरा वाला बेसिकली क्या करेगा कि उसकी इकोनॉमी को डाउन करना चाहेगा ताकि उसकी जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं लूज कर जाए। तो यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू जो है उसको कॉल किया गया बाइडेन के द्वारा और बाइडेन ने कहा कि अगर इजराइल ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई की तो अमेरिका इसमें उसका साथ नहीं देगा। मतलब ये क्या है, इसको हम लोग कहते हैं दोगलापन।
और ये जो सौतन है, जो दोगलापन कर रही है, ये कौन सी है? ये है यूएसए। यूएसए हमेशा ऐसे ही करता है कि भाई तुम नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और जैसे नेताजी संघर्ष करते हैं उसके बाद में अपने पैर जो है वो पीछे हटा लेते हैं यूएसए। अच्छा, यूएसए की जो सेनाएं हैं वो कहां कहां पर तैनात है? कुवैत के अंदर है 13,500, यूएई के अंदर है 3500, कतर के अंदर है 10,000, सऊदी अरब के अंदर है 2700, जॉर्डन के अंदर 3,000 है, सीरिया में 800 है, इराक में 2500 है, तुर्की में। हर देश में अपनी सेना जो है वो बैठा रखी है। मेनली जो नाटो कंट्रीज हैं, उन नाटो कंट्रीज के अंदर यूएसए ने अपनी सेनाएं जो है वो तैनात कर रखी है, क्योंकि यूएसए ये चाहता है कि कहीं पर कुछ भी हो तो हम लोग उसके अंदर कूद पड़े। यहां पर आप लोग देखिए कि बाइडन कॉल G7 मीटिंग। अब बाइडन क्या चाह रहे हैं? बाइडन चाह रहे हैं कि हम लोग G7 मीटिंग जो है, यानी कि ग्लोबली जो 7 लीडर्स हैं उनकी मीटिंग को बुलाएं, और उसकी मीटिंग के अंदर हम लोग ये डिस्कस करें कि इजराइल और ईरान का जो अटैक हो रहा है, आखिरकार इसको कैसे जो है वो बैलेंस की कंडीशन में किया जाए, या फिर केवल और केवल एक फॉर्मेलिटी है कि ठीक है लड़ने दो यार, क्या दिक्कत है, हम अपना फायदा जो है वो ग्रीडीनेस उसको फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, यहां पर देखिए ये है ईरान, और यहां पर हार्मुज वाटर स्ट्रेट है। हार्मुज वाटर स्ट्रेट से जब भी कोई शिप यहां से गुजरता है तो ईरान जो है उसको कैप्चर करने की कोशिश करता है। इसका एग्जांपल हम लोग यहां पर देख सकते हैं। एक शिप जो है जो कि हार्मुज वाटर स्ट्रेट से गुजर रहा था, वहां पर ईरान के कमांडोज जो है उस शिप के ऊपर उतरते हैं और उसको कैप्चर कर लेते हैं। इस शिप की कहानी बड़ी जबरदस्त है। ये जो शिप है इसके ऑनर कौन है? ब्रिटेन की एक कंपनी है। देखिए कौन कौन इसमें शामिल हो गया। ब्रिटेन जो है उसकी एक कंपनी है, और ब्रिटेन की उस कंपनी के अंदर शेयर होल्डर जो है वो एक इजरायली बिजनेसमैन है। इस शिप के ऊपर जो क्रू है वो फिलीपींस का है। ये जो शिप है वो कहां पर आ रहा था? इंडिया के अंदर आ रहा था। तो यहां पर कितने सारे देश शामिल हो गए? ब्रिटेन, इजराइल, इसके साथ में ही ब्रिटेन, इजराइल, फिलीपींस इसके साथ में शामिल हुआ, क्रू मेंबर्स उनके हैं, और ये जहाज इंडिया आ रहा था। तो इतने सारे लोग जो है इसमें शामिल हैं, और ईरान जो है उसने इस जहाज को कैप्चर भी कर लिया था। तो मतलब हार्मुज जो वाटर स्ट्रेट है उसको कहीं ना कहीं ब्लॉक कर सकता है ईरान। और अंत में तुर्की जो है वो कहां पर पीछे रहने वाला है? तुर्की ने ये कह दिया है कि भैया हम नाटो में जरूर शामिल हैं, लेकिन अगर हमारे एयरबेस को कहीं पर भी इस्तेमाल किया गया, खास तौर पर अगर यूएसए ने भी इस्तेमाल किया ईरान के खिलाफ, तो हम जो है वो इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये तुर्की का स्टैंड है, जबकि ऑलरेडी वो तो नाटो का मेंबर है, और अगर नाटो का मेंबर है तो यूएसए की माननी चाहिए उसको। लेकिन फिर भी उसने कहा है कि हम अपने जो एयरबेस है उसका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देंगे। ठीक है। तो मतलब यूएसए को जो है वो कहीं ना कहीं जवाब भी यहां पर मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, इजराइल पर हमले के बाद ईरान ने यूएन चीफ जो है एंटोनियो गुटेरेस को लेटर लिखा, और ईरान ने कहा कि वो मामले को और आगे जो है वो नहीं बढ़ाना चाहता। मतलब ईरान ने कहा है कि भाई मामले को सेटल करो, हम इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। तेहरान ने कहा कि उनका हमला सेल्फ डिफेंस के लिए था, क्योंकि पहले जब एयर स्ट्राइक की गई थी सीरिया के अंदर ऑन ईरानियन कमांडोज, तो हम जो है उसका ही डिफेंस तो कर रहे हैं। ठीक है। हम अपने जो है उसको जायज ठहराते हुए यूएन के चार्टर के आर्टिकल 51, मतलब यूएन का जो चार्टर है आर्टिकल 51, उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी देश जो है वो अपने डिफेंस के लिए किसी भी सेना को या फिर अटैक जो है वो कर सकता है। ये किसी भी देश को सेल्फ डिफेंस के लिए हमले की इजाजत देता है। तो बेसिकली ईरान ने कहा है कि हमने जो है वो बेसिकली अपना बचाव किया है इजराइल से, और कुछ भी नहीं किया है। चलिए सब छोड़िए, मान लीजिए कि दोनों जो है वो आपस में झगड़ पड़ते हैं, इजराइल और ईरान, जीतेगा कौन? देखते हैं यहां पर सैनिकों की अगर संख्या देखें तो इजराइल के पास में है 6,70,000 और ईरान के पास में है 11,80,000। तो मतलब एक पॉइंट जो है इसको यहां पर मिलता है। फिर अगर हम लोग बात करें डिफेंस बजट की तो 2 लाख करोड़ देखिए यहां पर, और यहां पर 83,000 करोड़। तो मतलब यहां पर जो है वो इजराइल को एज मिला है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका बजट ज्यादा है। और बजट किस में यूज आ रहा है? टेक्नोलॉजी के अंदर। फिर टैंक्स की बात करें तो 1370 टैंक जो है वो इजराइल के पास में है, 1996 जो है वो किसके पास में है? ईरान के पास में है। नेवल फ्लीट की बात करें तो 64 जो शिप्स हैं वो इजराइल के पास में है, 101 शिप्स जो है वो ईरान के पास में है। एयरक्राफ्ट की बात करें जो कि काफी टेक्नोलॉजी से लैस हैं, 612 जो है इजराइल के पास में है, 551 जो है वो किसके पास में है? मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के अंदर कहीं ना कहीं आगे कौन सा है? इजराइल देश है। और जबकि ईरान के अंदर जो पैदल सैनिक हैं उनकी ज्यादा संख्या है। अगर वाकई में युद्ध होता है तो युद्ध जो है वो तो बड़ा कांटे का होगा। लेकिन आप लोग माने या ना माने, आप लोग जिस दौर के अंदर जी रहे हैं ये वर्ल्ड वॉर 3 का दौर ही चल रहा है। अभी आप बाद में फिर
अपनी जो जनरेशन है उनको बताएंगे कि देखो वर्ल्ड वॉर 3 जो है उस समय हम लोग 2024 के अंदर इस समय को जो है वो अपनी आंखों से देख पा रहे थे। ठीक है, चलिए आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज के साथ में जुड़ सकते हैं। बड़ा ही बेहतरीन ये कोर्स जो है वो हमारे द्वारा लाया गया था और स्टूडेंट्स ने बहुत बेनिफिट उठाया है। चैलेंज कूपन कोड यूज करना है जिससे डिस्काउंट प्राइस में आप लोग को अवेलेबल होगा। 75 रियल स्टोरीज आप लोग को बताई गई हैं, टेक्निक्स आप लोग को बताई गई हैं, कैसे आप लोग पोर्नोग्राफी से दूर रह सकते हैं और उसको स्टॉप कर सकते हैं और एक बेहतरीन लाइफ जो है वो कैसे जी सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, दीपक इंद्रा ऑफिशियल। यहां पर कल से यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि मंडे से आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन डिटेल्स और क्विज भी जो है वो भी अवेलेबल रहे होंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।